देखिए रेजोल्यूशन क्या होता है, तो मतलब यदि कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब बहुत से छोटे इनपुट को भी डिटेक्ट कर लेता है तो उसे रेजोल्यूशन बोला जाता है। सेंसिटिविटी बराबर होता है आउटपुट चेंजिंग बटा के इनपुट चेंजिंग। देखिए डेड टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द मेजरमेंट सिस्टम टू begin to respond to a change in measure। मतलब कि मान लीजिए इनपुट में हम कोई चेंजिंग करते हैं तो जो समय उस इंस्ट्रूमेंट को लगता है उसको रिस्पॉन्ड करने में, उस टाइम को डेड टाइम बोला जाता है। अब देखिए डेड जोन इज डिफाइंड एज लार्जेस्ट चेंज ऑफ इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो आउटपुट फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहाँ पर ग्राफ खींचा गया है यूनिट्स ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी तथा यूनिट्स ऑफ टाइम के बीच में। देखिए डेड टाइम, मेजरिंग लैग, देखिए क्वांटिटी मेजर्ड, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। देखिए डेड जोन, डायनामिक एरर। देखिए विच टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सिस्टम शोन इन द फिगर। देखिए यह डेड जोन का फिगर दिखाया गया है, क्योंकि देखिए जो बीच का रेड वाला पार्ट है उतने टाइम के लिए, उतने सा इनपुट के लिए कोई भी आउटपुट नहीं आता है, इसे ही डेड जोन बोला जाता है। मतलब कि इनपुट की वह मात्रा जिस पर कोई आउटपुट नहीं प्राप्त होता है उसे डेड जोन बोला जाता है। एक्स वाई प्लाटर को किस प्रकार के विद्युत मापक यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो रिकॉर्डिंग उपकरण के रूप में। देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला अब्सोल्यूट इनडायरेक्ट, दूसरा सेकेंडरी डायरेक्ट। अब देखिए सेकेंडरी डायरेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। देखिए अब देखिए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में तीन आते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल वोल्टमीटर, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर। अब देखिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में भी दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन के अंतर्गत पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, प्रेशर गेज इत्यादि आते हैं। अब देखिए डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी तीन तरह के होते हैं, एक तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वाट मीटर। दूसरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वाट आवर मीटर, एनर्जी मीटर। तीसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे थर्मोस्कोप, सीआरओ, ईसीजी मशीन इत्यादि। देखिए डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पॉइंटर होता है इधर उधर घूमता है, लेकिन नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में मतलब कि सिर्फ शून्य बिंदु पर ही पॉइंट एक ही जगह रहता है। इसीलिए जो नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है वह ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, जबकि डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कम एक्यूरेट होते हैं। देखिए अब्सोल्यूट एरर बराबर होता है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब देखिए परसेंटेज एरर बराबर अथवा रिलेटिव एरर बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इन सबके बटा में ट्रू वैल्यू गुणा के 100। जो रिलेटिव एरर होता है उसे एब्सोल्यूट एरर ही बोला जाता है। अतः यहाँ पे देखिए रिलेटिव एरर बराबर हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर बटा के ट्रू वैल्यू। देखिए स्टैटिक तथा डायनामिक दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तथा डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता है। देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। मतलब कि जो अच्छी बातें होती हैं उसे वो डिजायरेबल होती हैं, मतलब वे होता है तो बहुत बढ़िया होता है,
तथा जो बुरी बात होती है उसे अनडिजायरेबल बोला जाता है, मतलब वो होता हानिकारक होता है। तो जैसे देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में डिजायरेबल निम्नलिखित पॉइंट है, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी, लिनियरिटी, रेजोल्यूशन, रिपीटेबिलिटी, ये चीज़ बढ़िया होती है। तथा देखिए अनडिजायरेबल के अंतर्गत ड्रॉप्ट आता है, डेड जोन आता है, स्टैटिक एरर आता है, हिस्टेरिसिस। ये चार चीज़ अनडिजायरेबल है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ अच्छी बातें होती है जिसे डिजायरेबल बोला जाता है, तथा कुछ बुरी बातें होती है जिसे अनडिजायरेबल बोला जाता है। तो डिजायरेबल के अंतर्गत स्पीड ऑफ रिस्पांस, दूसरा फिडेलिटी, मतलब स्पीड ऑफ रिस्पांस बढ़िया होना चाहिए, फिडेलिटी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन डायनामिक एरर नहीं होना चाहिए तथा लैग नहीं होना चाहिए। देखिए जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है उसका स्केल आरएमएस वैल्यू को दिखाता है, लेकिन ध्यान दें कि जो रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट है वह पीएमसी के कारण एवरेज वैल्यू को मापता है, बट जो स्केल प्रदर्शित करता है आरएमएस मान को। देखिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है। देखिए सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वे एसी तथा डीसी दोनों को मेजर करते हैं। सिर्फ पीएमसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो केवल डीसी को मापता है, तथा इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह केवल एसी को मापता है। बाकी सभी एसी तथा डीसी दोनों को मापते हैं। अब तीसरा चीज होता है कंट्रोलिंग, क्या होता है। तो देखिए जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब में स्प्रिंग कंट्रोल होता है, केवल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें स्प्रिंग तथा ग्रेविटी दोनों कंट्रोलिंग की व्यवस्था होती है। अब देखिए डैम्पिंग की बात करें तो सभी में ईडी करंट डैम्पिंग होती है, केवल इलेक्ट्रो डायनामोमीटर ईडीएम में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, तथा मूविंग आयरन में भी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है, तथा इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। बाकी सभी में ईडी करंट डैम्पिंग होती है। ईडीएम, एमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ईडीएम, एमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन तीनों को ध्यान में रखें। अब देखिए डिफ्लेक्शन की बात करें कि लीनियर होता है या नॉन लीनियर, तो केवल जो पीएमसी होता है वह लीनियर होता है, तथा रेक्टिफायर होता है वह लीनियर होता है, क्योंकि उसमें थीटा करंट के प्रोपोर्शनल होता है। बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट नॉन लीनियर होते हैं। पीएमसी रेक्टिफायर लीनियर इंस्ट्रूमेंट हैं, बाकी सभी नॉन लीनियर हैं, क्योंकि सभी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हैं। देखिए वाट मीटर तीन तरह से बनता है। एक तो देखिए इलेक्ट्रो डायनामो मीटर वाट मीटर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर, तीसरा इंडक्शन वाट मीटर। देखिए पीएमसी अमीटर से जब हम पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से जब हम अमीटर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के समांतर में एक तो शंट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आरएसएस तथा आरएम, आरएम पीएमसी का रेजिस्टेंस तथा आरएसएस शंट का रेजिस्टेंस है। तो देखिए दोनों रेजिस्टेंस कॉपर के बने होते हैं, अतः ताप बढ़ने से इसमें एरर आता है। इसी एरर को कम करने के लिए जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसको सीरीज में एक तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं जो मैंगनीन का बना होता है, तथा वे टेम्परेचर इफेक्ट को कम करता है। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएमसी इंस्ट्रूमेंट।
द स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल टू रिड्यूस एरर। अब देखिए तीसरा, एरर आर केस्ड बाई वीकनिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट ड्यू टू एजिंग। चौथा, एरर आर केस्ड बाई वीकनिंग ऑफ द स्प्रिंग ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर। देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एक ही कमी है कि वह मतलब कि बहुत महंगा आता है, बट ध्यान दें यह अन्य इंस्ट्रूमेंट की अपेक्षा बहुत कम पावर कंजप्ट करता है। द वोल्टेज ऑफ ए सर्किट इज मेजर्ड बाय ए वोल्टमीटर हैविंग इनपुट इम्पीडेंस comparable with the output impedance of the circuit, thereby causing error in voltage measurement. This error may be called as loading error, error caused by loading effect। इसको रिमूव करने के लिए हाई इंटरनल इम्पीडेंस वाला वोल्टमीटर सेलेक्ट करना होगा। देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क टू वेट रेशियो हाई होता है तथा इसका एक्यूरेसी भी हाई होता है, जिस कारण फ्रिक्शन लॉस इसमें बहुत कम होता है। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी की सेंसिटिविटी होती है वह 0.45 गुना होती है डीसी के सेंसिटिविटी से, तथा फुल वेव रेक्टिफायर में एसी की सेंसिटिविटी 0.9 गुना होती है डीसी के सेंसिटिविटी से। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ए हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप एसी वोल्टमीटर इज हाउ मच टाइम्स द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द डीसी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वोल्टेज। तो हो जाएगा 0.45 टाइम्स। देखिए नेटवर्क एक बड़ा टर्म है जबकि सर्किट छोटा टर्म है। देखिए नेटवर्क सर्किट में क्लोज लूप तथा ओपन लूप दोनों हो सकता है, बट ध्यान दें जो नेटवर्क सर्किट होती है उसमें एक ठो क्लोज लूप अवश्य ही होगा। अलग अलग एलिमेंट का कनेक्शन जो होता है वो नेटवर्क कहलाता है। मतलब इस क्वेश्चन में सही स्टेटमेंट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट शुड हैव एट लीस्ट वन क्लोज्ड लूप। क्वेश्चन दिया है यदि ए का अब्सोल्यूट पोटेंशियल -8 वोल्ट तथा बी का अब्सोल्यूट पोटेंशियल -16 वोल्ट है तो वी ए बी का मान क्या होगा। तो वी ए बी बराबर होगा वी ए माइनस वी बी, अर्थात कि -8 -16 यानी 8 वोल्ट आ जाएगा। वी ए बी मतलब बी के सापेक्ष ए की वोल्टता। एक सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं उन सबको ब्रांच बोला जाता है तथा नोड दो ब्रांचों के बीच में जो पॉइंट होता है उसे नोड बोला जाता है। जैसे इसमें 3 ठो यानी इसमें 4 ठो ब्रांच है, क्योंकि एक ठो 10 वोल्ट का एलिमेंट, 5 ओम का एलिमेंट, 6 ओम का एलिमेंट और 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है, मतलब कि 4 ब्रांच है इस सर्किट में तथा इसमें 3 ठो नोड हैं। जैसे देखिए 10 वोल्ट और 5 ओम को जोड़ने वाला एक ठो ए नोड है। अब देखिए 6 ओम और 2 एम्पियर को जोड़ने वाला 6 ओम 2 एम्पियर तथा 5 ओम इन तीनों ब्रांचों को जोड़ने वाला जो बी कॉमन नोड है। अब देखिए 10 वोल्ट तथा 6 ओम और 2 एम्पियर इन तीनों को जोड़ने वाला जो कॉमन नोड है वह सी है। मतलब कि सर्किट में 3 ठो नोड है। जिन नोड से केवल 2 एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे सिंपल नोड बोलते हैं, और जिस नोड से 3 एलिमेंट जुड़े होते हैं उसे प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। जैसे बी और सी ये
प्रिंसिपल नोड हैं, इनसे 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द आइडियल एमीटर एंड वोल्टमीटर रिस्पेक्टिवली विल बी। देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर और करंट जो एमीटर है वे आइडियल है। देखिए आइडियल एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह शून्य होता है, तथा जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो देखिए जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा वोल्टमीटर का, तो वोल्टमीटर से 0 एम्पीयर के करंट फ्लो करेगी, तथा आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होगा तो सारी की सारी करंट एमीटर से होकर जाएगी। मतलब यहाँ पे एमीटर से गुजरने वाली करंट का मान हो जाएगा 10/325, यानी कि हो जाएगा 2 एम्पीयर। तो यहाँ एमीटर का रीडिंग हो जाएगा 2 एम्पीयर तथा वोल्टमीटर का रीडिंग हो जाएगा 0 वोल्ट। इन ए क्लोज्ड लूप द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप across component is equal to द अप्लाइड वोल्टेज। जैसे यहाँ पे क्लोज लूप दिया गया है तो यहाँ पे Vs बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के, यानी यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वह एलिमेंट में जो वोल्टेज ड्रॉप V1 और V2 हो रहा है उसके बराबर है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट इन द फील्ड रीजन। इट इज गिवन बाई E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू वेक्टर R। टोटल फ्लक्स ओवर इंटायर स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाई फाई बराबर समाकलन D इंटू DS बराबर एप्सिलॉन नोड समाकलन E इंटू DS। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेरिकल surface having its center at charge q. Thus electric flux density is same as electric charge density and is given by d बराबर q by 4 pi r स्क्वायर इंटू वेक्टर r, अथवा d बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू ई। इसको हल करना है तो देखिए जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो 4 ओम के क्रॉस भी 10 वोल्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए जो पहला वाला लूप है उसमें KVL लगा देंगे तो हो जाएगा -19 V1 -10 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा V1 बराबर -1/2 वोल्ट। In the context of electronic component, if a number of resistances are connected and the reciprocal of the sum of individual resistances is equal to the sum of reciprocals of individual resistance, then the type of connection is called parallel circuit, क्योंकि 1/R equivalent बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि टाइम के फॉर्म में कोई चार्ज दिया हो तो करंट निकालने के लिए उसको उसका अवकलन करना पड़ेगा, चार्ज का अवकलन करना पड़ेगा। तथा यदि कोई करंट दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में, अगर उससे चार्ज निकालना है तो उसका समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5.5 कूलम आ जाएगा आंसर। देखिए डिलीवर में पॉजिटिव तो एब्जॉर्ब में नेगेटिव, यदि एब्जॉर्ब में पॉजिटिव तो डिलीवर में नेगेटिव। देखिए इस सर्किट में जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है वह क्या है कि 45 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब डिलीवर कर रहा है -45 वाट।
यह करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। आर्मेचर में जो एडी करंट इंड्यूस होता है वह फैराडेज के नियम पर आधारित होता है। कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट कंसिडर ए सर्कुलर रिंग मेड from different material of length L1, L2, L3, cross sectional area A1, A2 and A3 and relative permeability mu R1, mu R2 and mu R3 respectively with a cut of length LG known as air gap. The total reluctance is arithmetic sum of individual reluctance as they are joined in series. टोटल रिलक्टेंस पर एस बराबर L1 बटा के म्यू नोड म्यू R1 A1 प्लस L2 बटा के म्यू नोड R2 A2 प्लस L3 बटा के म्यू नोड R3 A3 प्लस LG बटा के म्यू नोड AG। देखिए यहाँ पे चार तरह का मटेरियल से मैग्नेटिक सर्किट बनाया हुआ है। पहला L1 लंबाई तक का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 तथा L2 लंबाई तक क्रॉस सेक्शन एरिया A2 तथा L3 लंबाई तक क्रॉस सेक्शन एरिया A3 तथा LG लंबाई तक क्रॉस सेक्शन एरिया AG है। तो इसका टोटल रिलक्टेंस का फार्मूला दिया है। अब देखिए टोटल एमएम में बराबर होता है फाई गुणे के यस, अर्थात फाई कोष्टक में जो रिलक्टेंस होता है उसको लिख देंगे। टोटल एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड H1 L1 प्लस H2 L2 प्लस H3 L3 प्लस HG LG सम ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। अर्थात कि कंपोजिट मैग्नेटिक सर्किट consisting of three different magnetic material of different permeability are joined in the form of a ring. The total reluctance is the sum of individual reluctances. देखिए मैग्नेटिक फ्रिंजिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द एयर गैप। देखिए मैग्नेटिक फ्रिंजिंग एयर गैप के कारण आता है, अतः एयर गैप को कम कर देंगे तो फ्रिंजिंग भी कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्रिंजिंग आयरन रिंग सेपरेटिंग ऑफ द फ्लक्स एट द एज ऑफ द एयर गैप इज कॉल्ड फ्रिंजिंग। जैसे यदि एयर गैप बढ़ता है तो इफेक्टिव एरिया भी बढ़ता है। जब इफेक्टिव एरिया बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले तो बी का मान घटता है। वीकनिंग ऑफ स्प्रिंग इन पीएमएमसी ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर, यह करेक्ट है। दूसरा परमानेंट मैग्नेट यूज्ड इन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट टेंड टू लूज देयर स्ट्रेंथ ओवर टाइम, यह भी सही बात है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। देखिए टेम्परेचर बढ़ने से जो न्यू वोल्टेज भी गामा होता है जिसे कट इन वोल्टेज बोला जाता है वह कम होता है, तथा यदि रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करें तो वह इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो माइनॉरिटी कैरियर्स होता है वे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे जो लीकेज करंट होती है, टेम्परेचर बढ़ने से माइनॉरिटी कैरियर्स और जनरेट होते हैं, तो रिवर्स करंट अथवा रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ती है, लेकिन डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई कम होती है, जिसकी वजह से कट इन वोल्टेज कम होता है। यदि 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो कट इन वोल्टेज जो होता है वह 2.5 मिली वोल्ट कम हो जाती है, तथा 10 सेल्सियस यदि टेम्परेचर बढ़ता है
तो लीकेज करंट जो होता है वह 2 गुना इंक्रीज हो जाता है। According to the Fuse law, current carrying capacity is directly proportional to diameter के पॉइंट 1.5। फ्यूज लॉ के अनुसार आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल डायमीटर के पावर 3 घात।